इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका आज तक कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी न किसी प्रोडक्ट से सामना जरूर हुआ होगा। रोड पर चलती हुई गाड़ियों पर नजर डाली तो टाटा मोटर्स, और हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया नजर आती है, और यहाँ का मशहूर ताज होटल तो पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसे टाटा ग्रुप ही चलाता है। पावर से लेकर फैशन तक और आटे से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे इंडिया में छोटी बड़ी 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। अब यहाँ आपको लगता होगा कि यह सब सक्सेस रतन टाटा की हिम्मत और उनके बिजनेस माइंड से आई है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन यह एम्पायर जो आज हम देखते हैं इसकी कामयाबी की शुरुआत 150 साल पहले शुरू हुई थी। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को कैसे एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया। आइए जानते हैं टाटा ग्रुप के बारे में सब कुछ ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स 150 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, जबकि 100 से ज़्यादा कंट्रीज में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद मैनेज करता है। 2024 के एस्टिमेट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल $403 बिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में 33,500 अरब रुपए है। गाड़ियाँ हो या ज्वेलरी, नमक हो या पत्ती, एयरलाइंस इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट सर्विस तक टाटा ग्रुप 25 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में अपने पैर जमाए हुए है। कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि परदादा जमशेदजी टाटा ने आज से 156 साल पहले सिर्फ 21,000 रुपये से किया था। जमशेदजी अपने पिता के साथ कॉटन की ट्रेडिंग का काम करते थे और 1868 में जब ये 29 साल के थे तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की नींव रखी। जो कॉटन वह बेचते थे वह ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती थी और उसमें से कुछ हिस्सा टेक्सटाइल मिल्स खरीद लेती थी और उसे कपड़े के रूप में बेचती थी। इस तरह जमशेदजी को एक और आइडिया आया कि कॉटन सेल करने के साथ साथ वह एक टेक्सटाइल मिल भी लगा ले, लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना उनको काफ़ी रिस्की लग रहा था। उस वक्त चिंचपोकली में एक ऑयल मिल काफ़ी नुकसान में जा रही थी और काफ़ी हद तक वो बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, तो उन्होंने सस्ते दामों में वो ऑयल मिल खरीदी और उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लगे। उन्होंने उस मिल को अलेक्जेंड्रा का नाम दिया और 2 सालों के बाद उन्होंने उस मिल को जो नुकसान में जा रही थी उसको प्रॉफिट में बेचा और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे जमा कर लिए। उस वक्त बॉम्बे कॉटन की मार्केट का हब था, जिसको कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। जमशेदजी का संबंध खुद भी बॉम्बे से ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नई कॉटन मिल बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में स्थापित की। इस नई मिल को एम्प्रेस मिल का नाम दिया गया। जब उन्होंने ये मिल नागपुर में लगाई तो बॉम्बे के लोगों ने उनको कॉटन की मार्केट से इतना दूर मिल बनाने पर बेवकूफ़ कहा। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि जब बॉम्बे कॉटन की मार्केट का हब है तो जमशेदजी ने नागपुर में मिल क्यों एस्टेब्लिश की। पर वक्त ने साबित किया कि जमशेदजी का यह फैसला बहुत अच्छा था। पहला यह कि रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन की फसलें ज़्यादातर नागपुर के करीब होती थी, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा रीज़न था वाटर सप्लाई। कॉटन को कपड़ा बनाने की प्रोसेस के दौरान बहुत सारा पानी चाहिए होता है और नागपुर के पास कई नदियाँ और झील हैं, जिनकी वजह से पानी की सप्लाई की भी कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरा रीज़न था मजदूरों की अवेलेबिलिटी, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहरों में मजदूरों की डिमांड ज़्यादा थी। इसी वजह से वहाँ अक्सर मजदूरों की शॉर्टेज रहती थी और शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर उनका रेट भी ज़्यादा था। और नागपुर में बेरोजगारी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ रेट बहुत कम था और अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अब क्योंकि इस एरिया में पहले कोई कॉटन मिल नहीं थी, इसी वजह से वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उन पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी, मगर मजदूर इतने एक्टिव नहीं थे। जमशेदजी ने देखा कि वर्कर्स काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बात बात पर छुट्टी कर लेते हैं, और ज़्यादातर दिनों में ऐसा होता था कि 20 से 25% तक वर्कर छुट्टी पर होते थे। ये बात जमशेदजी टाटा को बहुत परेशान रखती थी, लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आज से 150 साल पहले एक ऐसा तरीका अपनाया जो आज के युग में भी अमल करना मुश्किल दिखाई देता है। उन्होंने वर्कर्स को डांटने और उनकी सैलरी काटने की बजाय उन्हें अच्छी फैसिलिटी देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की जिससे उनकी फैक्ट्रीज के तमाम वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी। उनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी की गई और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिली डेज भी रखे गए। ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने सम्मानित भी किया जाता था। यानी यह सब कुछ आज के दौर में तो समझ आता है, लेकिन उस दौर में ऐसा करना किसी ख्वाब से कम नहीं था। और मजे की बात यह थी कि उनकी यह स्कीम बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर गई। वर्कर्स खुद को वैल्यूड फील करने लगे, वह कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करने लगे।
जमशेदजी का मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है और अपना यही मिशन लिए वह कोशिश करते गए और उन्होंने अपनी कंपनी लगाना शुरू कर दी। उस वक्त सिल्क बहुत प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और उसमें भी सबसे टॉप सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्क वॉर्म पूरी दुनिया में बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते थे और इसी कारण जमशेदजी फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्क वॉर्म की ब्रीड इंडिया लेकर आए। लेकिन यहाँ भी उन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि यह सिल्क वॉर्म सिर्फ यूरोप के क्लाइमेट में ही अच्छी प्रोडक्शन देने के लिए जाने जाते थे। इंडिया में मौसम गर्म होने के कारण उनका सर्वाइव करना काफी मुश्किल था। उन्होंने बेंगलोर में एक सिल्क फार्म एस्टेब्लिश किया जहां का क्लाइमेट इस खास सिल्क वर्म के लिए मेंटेन किया गया और ये फार्म काफी बेहतर तो था लेकिन परफेक्ट नहीं था। शुरुआत में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सभी समस्या को फिक्स करने के लिए पहली बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिल्क वर्म की फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी जमशेदजी टाटा ही लेकर आए। खुशकिस्मती से यह एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इस तरह जमशेदजी ने इंडिया को बेहतरीन सिल्क बनाने के काबिल बना दिया। आज इंडिया दुनिया में सिल्क प्रोड्यूसर्स के मामले में दूसरे नंबर पर है और यह सब उन पहले एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन और रिसर्च की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। जमशेदजी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया और 1885 में पांडिचेरी में एक कंपनी बनाई जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल को फ्रेंच कॉलोनी के बीच इंट्रोड्यूस कराना था। लेकिन यह आइडिया कम डिमांड की वजह से कामयाब नहीं हुआ। कॉटन के अलावा वह अपना नेटवर्क और भी बढ़ाना चाहते थे। वह चाहते थे कि इंडिया में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो पूरी तरह से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हों। उनके टोटल 4 ख्वाब थे: आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, होटल, एजुकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। लेकिन सिर्फ होटल ही ऐसा सपना था जिसको वह पूरा होते देख पाए और यह था द ताजमहल होटल, जो 1903 में कंप्लीट हुआ था। जब ताजमहल होटल पहली बार खोला गया तो यह इंडिया का पहला होटल था जिसमें बिजली कनेक्शन था। इसके अलावा अमेरिकन पंखे, जर्मन एलिवेटर्स और टर्किश बाथ भी इसमें इंस्टॉल किए गए थे। शुरुआत में ताज होटल के रूम्स का रेंट सिर्फ 13 रुपये हुआ करता था, जिसमें अटैच बाथरूम भी शामिल था। ताज होटल खोलने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार जमशेदजी को बम्बई के मशहूर वाटसन्स होटल, जिसको आज एस्प्लेनेड मेसन्स भी कहा जाता है, उसमें जाने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने ताजमहल होटल बनाने का फैसला किया। लेकिन इस कहानी को चार्ल्स एलन नाम के एक राइटर ने झूठा करार दिया और लिखा कि जमशेदजी इतनी छोटी सी बात को दिल पर नहीं ले सकते थे, बल्कि उनको अपने शहर बॉम्बे से काफी लगाव था और वह अपने होम टाउन को एक गिफ्ट देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ताज होटल बनवाया था। ताजमहल होटल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके हर रूम से समुद्र का नज़ारा इस तरह दिखाई दे कि उसमें रहने वाले लोगों को ऐसा लगे कि होटल समुद्र के ऊपर तैर रहा है। उस दौर में ब्रिटिशर्स तेजी से पूरे ब्रिटिश इंडिया में रेलवे नेटवर्क बिछा रहे थे, जिसमें लगने वाला हजारों लाखों टन लोहा ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। जमशेदजी का ख्वाब था कि वह इंडिया में ही स्टील मैन्युफैक्चर करे। इसके चलते उन्होंने पूरे भारत में स्टील बनाने के लिए आयरन रिजर्व को ढूंढना शुरू कर दिया। 17 साल तक यह तलाश जारी रही और फिर आखिर बंगाल में आयरन रिजर्व्स मिल गए। 1899 में स्टील प्लांट की शुरुआत कर दी, लेकिन बदकिस्मती से स्टील बनते हुए देखना जमशेदजी के नसीब में नहीं था। 1904 में जमशेदजी की डेथ हो गई और उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा को मैदान में आना पड़ा। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश कर दी गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट था और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिशर्स ने काफी हद तक स्टील यहीं से लिया था। दोराबजी टाटा की निगरानी में टाटा ग्रुप काफी तेजी से तरक्की करने लगा। 1910 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी एस्टेब्लिश कर दी गई, जहां पर नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक्स की मदद से बिजली बनने लगी और कई बड़ी इंडस्ट्रीज को इसी पावर प्लांट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना शुरू हो गई। उस वक्त साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रही थी और टाटा ग्रुप इंडिया को किसी हाल में पीछे नहीं देखना चाहता था। इसलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की नींव रखी ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को अपना पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में काफ़ी मदद भी की। टाटा ग्रुप खुद ही तरक्की नहीं कर रहा था, बल्कि वह वर्कर्स के लिए ऐसी ऐसी फैसिलिटी ला रहा था जो उस समय वर्कर्स के लिए वरदान थी। वर्कर्स की शिफ्ट को 8 घंटे तक फिक्स किया गया ताकि वह जल्दी फ्री होकर घर वापस जाए और अपनी फैमिलीज के साथ वक्त गुजारे। और टाटा की यह पॉलिसी, जो आज से 100 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, पूरी दुनिया में काम कर रही है। और अब 1932 में उनकी भी डेथ हो गई, लेकिन इन 28 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील
पावर, साइंस और कई दिग्गज चीजों से नवाजा था। दोराबजी के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारियां उनके एक फैमिली मेंबर जे.आर.डी. टाटा के हाथों में आ गई। जे.आर.डी. टाटा एविएशन की नॉलेज रखते थे, इसलिए कंट्रोल संभालते ही उन्होंने इरादा कर लिया कि वह इंडिया को अपनी एयरलाइन देंगे। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस की नींव रखी, जो उनके लिए और किसी भारतीय के लिए किसी सपने से कम नहीं था। भारत को अपनी पहली एयरलाइंस मिल चुकी थी, जिसकी पहली फ्लाइट को खुद एज ए पायलट जे.आर.डी. टाटा ने उड़ाया और इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल पायलट होने का खिताब भी अपने नाम किया। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया में मौजूद काफी इंडस्ट्रीज को इंडियन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें टाटा एयरलाइंस भी थी, और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। अब बारी थी केमिकल इंडस्ट्रीज की। जे.आर.डी. टाटा ने महसूस किया कि भारत में केमिकल फैक्ट्रियां तो मौजूद है, लेकिन उनको अपने काम पूरे करने के लिए ज्यादातर इंपोर्टेड केमिकल्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसा कि ग्लास, साबुन और सर्फ, फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की जरूरत थी, मगर यह केमिकल्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे, उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता था। इसी वजह से 1939 में टाटा केमिकल्स के नाम से एक कंपनी खोली गई, जो इंडिया के लिए कई सारे केमिकल्स खुद प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी ने फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर में इंडिया को ग्रो करने में काफी मदद की। उसके बाद एक बार फिर से जे.आर.डी. टाटा ने ट्रांसपोर्टेशन की तरफ अपना ध्यान लगाया। ट्रक्स और इंजन बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स कई मॉडल्स की कार, ट्रक्स और भी कई तरह के व्हीकल्स बनाता है। टाटा मोटर्स आज भी इंडिया की मोटर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो इंडिया में टाटा मोटर्स पहले नंबर पर आती है और यहाँ से गाड़ियाँ साउथ अफ्रीका में भी भेजी जाती हैं। उसके बाद 1960 में जब कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज की तरफ दुनिया बढ़ने लगी, तो टाटा ग्रुप ने इसमें भी अपना नाम कमाने की सोची और उन्होंने इंडिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बना दी। 1984 में जे.आर.डी. टाटा को लगा कि भारत में लोग चाय के बहुत दीवाने हैं, इसलिए टाटा ग्रुप ने चाय की डिमांड को पूरा करने के लिए भी एक कदम बढ़ाया। उन्होंने टाटा टी के नाम से कंपनी शुरू की और वह कंपनी दुनिया की चाय बनाने वाली कंपनीज में आज तक एक बड़ा नाम है। और काम करते करते जे.आर.डी. टाटा बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस को संभालने के लिए अपने जीते जी ही अपने एक फैमिली मेंबर को यूएसए से इंडिया बुलाया। यह फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि सर रतन टाटा थे। शुरुआत में रतन टाटा को सिर्फ टाटा स्टील में जिम्मेदारियां दी गई थी और उस समय टाटा स्टील काफी लॉस में चल रही थी, मगर सर रतन टाटा ने टाटा स्टील को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में पहुंचा दिया। इस चीज से जे.आर.डी. टाटा बहुत इंप्रेस हुए और इसी वजह से उन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा आधुनिक युग के आदमी थे, इसलिए वह हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने चेयरमैन बनते ही यह सोचा कि टाटा मोटर्स कार और ट्रक्स तो बनाता ही है, लेकिन आज भी कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती हो, यानी कुछ न कुछ पार्ट्स बाहर दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसलिए टाटा मोटर्स ने एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और 1998 में इंडिया की पहली कार इंडिका को लॉन्च किया गया। TCS जो पहले बेसिक डाटा एंट्री और मैनेजमेंट का काम करती थी, उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर शिफ्ट कर दिया गया और उसे दुनिया की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज की लिस्ट में ला खड़ा किया। रतन टाटा के अंडर टाटा ग्रुप ने दुनिया के मशहूर ब्रांड्स को खरीदना शुरू कर दिया। टाटा ने उस वक्त मशहूर टी कंपनी टेटले टी को भी खरीद लिया था। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को और टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया। साल 2012 में रतन टाटा ने अपनी बढ़ती हुई एज की वजह से चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह पर साइरिस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया। लेकिन 2022 में एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और आज नोएल टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। टाटा ग्रुप आज भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है और उसके साथ साथ भारत का भी भविष्य उज्जवल होता जा रहा है। यह किसी एक शख्स की मेहनत नहीं, बल्कि 150 साल तक कई लोगों के खून पसीने का नतीजा है कि आज टाटा ग्रुप इस मुकाम पर खड़ा है।